हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरएम स्टडी। मैं केडी आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरएम स्टडी पे। तो ज़्यादा तो ऐसा कुछ बताने वाला नहीं है, क्योंकि ये वाला जो क्लास हर दिन आपका चलता रहेगा। टेलीग्राम पे जो भी क्वेश्चन डिस्कशन होगा यहाँ पे उसका सलूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी अभी जो वीडियो देख रहे हो, जो नए हैं, और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसमें एग्ज़ाम अटेंड कीजिए, इसके बाद सॉल्यूशन का क्लास लगाइए। हर क्वेश्चन जो है आपका अच्छी तरह से कंप्लीट होता हुआ चला जाएगा। इसके साथ उसका डाउट भी क्लियर हो जाएगा, और कुछ भी अगर डाउट रह रहा है तो कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, तो चलते आज का क्लास शुरू करते हैं। फिलहाल आपने टेलीग्राम ओपन कीजिए। तो पहला सवाल था आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प वुड नॉट नॉर्मली फ्रॉम द पार्ट ऑफ द हाईवे इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ठीक है, हाईवे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इन चारों में से कौन सा जो लैम्प यूज नहीं होता है। ठीक है, हाईवे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इन चारों में से जो कौन सा लैम्प यूज नहीं होता है वो है आपका इनकंडेंसेशन लैम्प। ये तो आपको पता होगा, क्योंकि इनकंडेंसेशन लैम्प हाईवे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में नहीं यूज हो सकता। क्योंकि देखिए, बाहर के एटमॉस्फेयर में आपको बहुत फॉगी तो होगा रात को। ठीक है, मतलब अगर फॉग ज़्यादा हो जाएगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा इनकंडेंसेशन, इसलिए ज़्यादातर आपका सोडियम वेपर लैम्प ही प्रिफर किया जाता है यूज करने के लिए। ठीक है, तो आपका ज़्यादा कौन सा लैम्प यूज होता है? सोडियम वेपर लैम्प यूज होता है। सोडियम वेपर लैम्प यूज होता है ज़्यादा, इसीलिए इस सोडियम वेपर लैम्प को आपको कहा जाता है एंटी फॉग लाइटिंग। ठीक है, सोडियम वेपर लैम्प को एंटी फॉग लाइट भी कहा जाता है। ये सबसे मतलब बहुत बार क्वेश्चन पे आ चुका है। एंटी फॉग लाइटिंग किसको बोला जाता है? वो है आपका सोडियम वेपर लैम्प। ठीक है, तो सोडियम वेपर लैम्प का जो, अगर मैं उसका एफिशिएंसी की बात करूँ, वो आपका आ जाएगा लगभग 50 से 100 लुमेन पर वाट तक आ जाएगा। उसका एफिशिएंसी जो है 50 से 100 लुमेन पर वाट तक आ जाएगा। हाँ, और सबसे ज़्यादा पूछता है आपको उसका कलर, मतलब स्टार्टिंग में कलर क्या होता है उसका, इलेक्ट्रोड का कलर। ठीक है, तो स्टार्टिंग कंडीशन में मैं लिख लेता हूँ। स्टार्टिंग में आपका वो देगा रेडिश कलर, और रनिंग कंडीशन में वो देगा आपका येलो। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा मार्क कीजिए। उस तरह से अगर मैं बात करूँ मर्क्यूरी वेपर एमवी लैम्प, ठीक है, मर्क्यूरी वेपर का मतलब ब्लूइश लाइट जो है स्टार्टिंग में देगा, ब्लूइश लाइट जो है स्टार्टिंग कंडीशन में देगा। उसके बाद रनिंग में आपका वो देगा व्हाइट लाइट। ठीक है, इस तरह से जो स्टार्टिंग में उसका पूछता रहता है, आप उसको मार्क कीजिए। उसके बाद चलते हैं दूसरा, द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डीसी जनरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड। ये तो आपको पता होना चाहिए कि ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक को नो लोड कैरेक्टरिस्टिक भी कहा जाता है। तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक को इसमें से कौन सा होगा? नो लोड सैचुरेशन। जो सही आंसर है ऑप्शन सी, नो लोड सैचुरेशन। ठीक है, इसके साथ आपको मैं उसका थोड़ा जो चीज़ बता देता हूँ। एक है आपका लोड कैरेक्टरिस्टिक, और एक है आपका मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक। तो लोड कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है? लोड कैरेक्टरिस्टिक आपका होता है लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज। लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज, उसके साथ आपका मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक जो होगा फील्ड फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स से आपका आ जाएगा इंड्यूस्ड वोल्टेज।
ठीक है, इस तरह से आपका आ जाएगा, आप उसको नोट कर लीजिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। 3 का आपका क्वेश्चन दिया गया है, द ब्रेकडाउन स्ट्रेस ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, एयर का ब्रेकडाउन स्ट्रेस 30 kV/सेंटीमीटर सेंटीमीटर है। आप उसको मार्क कर लीजिए या नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए, इन तीनों में से आप कुछ भी कर लीजिए, पर ये वाला फिक्स सवाल है आपका। ठीक है, उसके बाद द डीसी रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू द स्किन इफेक्ट। मैं आपको अगले क्लास में भी बताया था स्किन इफेक्ट। देखिए क्वेश्चन किस तरह से गिरता रहता है आपके लिए, ये इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ, जो भी क्लास में आपको इंपॉर्टेंट नोट लगता है आप उसको नोट करके लीजिए, आप आगे एग्जाम में उसका आपको बहुत हेल्प हो सकता है। देखिए इधर क्या क्या है, डीसी रेजिस्टेंस इन ए कंडक्टर ड्यू टू स्किन इफेक्ट। डीसी रेजिस्टेंस के वजह से स्किन इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज ही होगा ना। मैं आपको बताया था, क्योंकि स्किन इफेक्ट एक आपका लॉसेस है जो कि ट्रांसमिशन लाइन में होता है। ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, अगर स्किन इफेक्ट आपका होगा तो आपका डीसी रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सवाल रिटर्न होगा, आपको इधर पूछा गया है। चलते 5वां सवाल आपको क्या क्या है, रेजिस्टेंस होल्डिंग कैन नॉट बी यूज फॉर। ठीक, रेजिस्टेंस होल्डिंग आपका डाइलेक्ट्रिक में आपका नहीं यूज होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस होल्डिंग आपका डाइलेक्ट्रिक में यूज नहीं होता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज क्यों नहीं यूज होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस आप होल्डिंग आपका फिलर मटेरियल रिक्वायर्ड नहीं करता है। मतलब डाइलेक्ट्रिक वेल्डिंग आपका फिलर मटेरियल रिक्वायर्ड करता है, और रेजिस्टेंस होल्डिंग जो है आपका फिलर मटेरियल रिक्वायर्ड ही नहीं करता है। ठीक है, इसलिए कहा नहीं यूज होगा, डाइलेक्ट्रिक में आपका रेजिस्टेंस होल्डिंग यूज नहीं होगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, डोमेस्टिक कंज्यूमर लोड अराउंड। डोमेस्टिक कंज्यूमर लोड, देखिए डोमेस्टिक 2 तरह का आपका लोड रहता है, एक है आपका डोमेस्टिक, ठीक है, एक है आपका इंडस्ट्रियल पर्पज में जो होता है। ठीक है, तो डोमेस्टिक क्या है, मतलब आपके पर्सनल पर्पज, मतलब आपके घर, ये अंडर जाएगा आपका डोमेस्टिक। पर आपका इंडस्ट्री में जो सप्लाई लिया जाएगा, या आपका कंपनी हो या स्कूल हो या कुछ भी बिजनेस इंस्टीट्यूशन में जो जितना सप्लाई लिया जाएगा, ठीक है, वो डोमेस्टिक के अंदर नहीं आएगा। ये तो पहली बात है। तो डोमेस्टिक में आपका क्या, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक मतलब समरसेबल पंप लगाएंगे, या आपका लाइट फैन, ये सब आपका इंक्लूड हो जाएगा। क्यों, अगर आप उसको इंडस्ट्रियल लोड में देखने जाएंगे तो इधर आपका बहुत ज़्यादा इंडक्शन मीटर आपका यूज होगा, ज़्यादा से मशीन यूज होता है, ज़्यादा सप्लाई रिक्वायर्ड इसके लिए। ठीक है, इस वजह से डोमेस्टिक लोड जो है सबसे कम है। कम मतलब कितना कम, ये भी है। एक चीज़ आप याद रखिए, जब आपका लोड कैलकुलेशन होता है ना, मतलब जब घर का वायरिंग होगा, वायरिंग होने के बाद उसका लोड कैलकुलेशन होगा, उसके हिसाब से तो आपका जो एनर्जी मीटर लगेगा लोड कैलकुलेशन के हिसाब से, कि 1 किलोवाट का लगेगा या 2 किलोवाट का लगेगा। इस तरह से आपको कोई भी सुने होंगे, अगर कहीं भी सुने नहीं होंगे तो ये याद रखिए, आपका वायरिंग होने के वक्त आपको चाहिए आपका लोड कैलकुलेशन के बाद ही आप एनर्जी मीटर उसके हिसाब से लगाएंगे, नहीं उससे ज़्यादा या कम लगा सकते हैं। ठीक है, तो लोड कैलकुलेशन के हिसाब से डोमेस्टिक प्रोमिसेस में आपका जो अलाउंस दिया गया है, सिर्फ दिया गया है 5 किलोवाट तक। ठीक है, 5 किलोवाट के अंदर जितना भी आपका लोड आएगा वो आपका आएगा डोमेस्टिक प्रोपोजेस के अंदर। तो ऑप्शन डी जो है आपका इधर सही आंसर है, कोई भी तकलीफ नहीं है आपको जानने में इसमें। द एरिया अंडर द लोड कर्व गिव। ठीक, जितना जो लोड कर्व है ना आपका ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में, लोड कर्व के अंदर जितना भी आपका एरिया आएगा, लोड कर्व के अंदर जितना भी आपका एरिया आएगा वो किसको दिखाएगा, वो कितना एनर्जी आपका कंज्यूम हो रहा है उसको ही शो करेगा। ठीक है, लोड कर्व के अंदर जितना भी आपका एरिया आएगा उसका अंदर, तो वो क्या शो करेगा, कितना एनर्जी आपका मतलब आपका एक ग्रिड, या आप मान लीजिए कोई सबस्टेशन है, उसका अंडर ही उसका सबसे लोड होगा। ठीक है, तो सबस्टेशन में आपका लोड कर्व जब कैलकुलेशन होगा, वो लोड कर्व का अंदर का जो पार्ट वो क्या दिखाएगा, आपका कितना एनर्जी कंज्यूम होता है। सवाल में कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आपको पता हो जाएगा जल्दी। देखिए
लोड फैक्टर जो कैलकुलेशन होता है, लोड फैक्टर किस तरह से कैलकुलेशन होता है, उसका भी एक फॉर्मूला है। लोड फैक्टर कैसा कैलकुलेशन होता है, एवरेज लोड बाय मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, एवरेज लोड बाय मैक्सिमम डिमांड, इस हिसाब से आपका लोड फैक्टर जो है कैलकुलेशन होता है। इसको नोट कर लीजिए, ये भी एग्जाम पे गिरता है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही डाल लेता है। उसके बाद आपका 8वां नंबर का सवाल जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसी ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर द अननोन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये चारों ऑप्शन में से आपका अननोन फ्रीक्वेंसी जो है कौन सा मेजर किया जाता है। ऑप्शन में आपका दिया गया डिसाउटी ब्रिज, केल्विन डबल ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज, विन ब्रिज। इस तरह सा सवाल हर एग्जाम में इस एक तरह का रहता है। ठीक है, क्योंकि ब्रिज डिफरेंट टाइप का है, आपका इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए, कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए, रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, हर तरह का आपका ब्रिज है। ठीक है, इसलिए मैं आपको सारे के बारे में बता देता हूँ। तो फिलहाल तो इस सवाल का जो आंसर है, अननोन फ्रीक्वेंसी मेजर कौन करता है, विन्स ब्रिज। ठीक है, और चारों के बारे में बता दें। आपका जो दिया गया है आपका डिसाउटी ब्रिज, जो ब्रिज है वो आपका यूज होता है कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए। ठीक है, आपका डिसाउटी ब्रिज जो है यूज होता है आपका कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए। इस तरह से अगर मैं बात करूंगा केल्विन डबल ब्रिज, देखिए आप केल्विन ब्रिज के बारे में सुन रहे होंगे, और केल्विन डबल ब्रिज कोई अलग नहीं है, वो सेम ही है। तो केल्विन डबल ब्रिज कौन किसको मेजर करता है, अननोन रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज होता है ना आपका केल्विन ब्रिज, ये तो पता होगा आपको। ठीक है, तो ये यूज होता है आपका रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। केल्विन डबल ब्रिज आपका यूज होता है रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। इसलिए इस तरह से अगर मैं मैक्सवेल ब्रिज की बात करूं, मैक्सवेल ब्रिज आपका यूज होता है इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए। ठीक, मैक्सवेल ब्रिज आपका यूज होता है इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए, केल्विन यूज होता है आपका रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, डिसाउटी यूज होता है आपका कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए। इस तरह से चलते हैं आगे। क्या दिया गया है आपका अगला सवाल, द आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज ऑफ द एमीटर फॉलोअर हैव द फेज डिफरेंस इन डिग्री। ठीक है, आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज ऑफ द एमीटर फॉलोअर द फेज डिफरेंस इन डिग्री। ये कहने से पहले मैं आपको एक बात करा देता हूँ। एमीटर फॉलोअर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉमन कलेक्टर, कोई अलग नहीं है। आपका एमीटर फॉलोअर है उसको हम बोलते हैं कॉमन कलेक्टर। अब अगर आप क्वेश्चन का समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा मैं टेबुलेशन करवा देता हूँ, टेबुलेशन करके हर चीज़ आपको डिटेल से उसमें समझा देता हूँ। ये देख रहे होंगे जो बताया गया है आपका, देखिए ये हर चीज़ में मतलब मेरा जो प्ले लिस्ट पे जाके चेक कर लीजिए, जितना भी आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लासेस, उस क्लास में आपका इसके बारे में फुल डिटेल में समझाया हूँ। आप चाहे तो जाके क्लास कर सकते हैं। फिलहाल अगर इधर समझाता हूँ, देखिए 3 तरह का कॉन्फ़िगरेशन रहता है आपका जनरली। एक है आपका कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। ठीक है, उनका फेज डिफरेंस की बात करूँ तो कॉमन एमीटर में आपका रहेगा 180 डिग्री, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में आपका फेज डिफरेंस रहेगा 0 डिग्री। ठीक है, इस तरह से अगर पावर गेन की बात करूँ, कॉमन एमीटर का पावर गेन सबसे हाई होगा और कॉमन कलेक्टर का लो होगा। पावर गेन की बात करता हूँ। अगर करंट गेन की बात करता हूँ तो कॉमन एमीटर का हाई होगा और कॉमन कलेक्टर का हाई होगा पर β+1, बीटा एक करंट गेन है, β+1 होगा कॉमन कलेक्टर का, और कॉमन बेस का आपका आ जाएगा लो। सबसे इंपॉर्टेंट है एम्पलीफिकेशन, सॉरी एम्पलीफिकेशन बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन। ठीक है, ये आपका ज्यादा सवाल में आता है। कॉमन एमीटर कहाँ यूज होता है, वो आपका यूज होता है वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, फिर वोल्टेज एम्पलीफायर और फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन के लिए आपका यूज होता है कॉमन एमीटर। कॉमन बेस का यूज होता है करंट बफर, और हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में आपका यूज होता है कॉमन बेस। कॉमन कलेक्टर यूज होता है आपका वोल्टेज बफर, और इंपेडेंस मैचिंग में आपका यूज होता है। ठीक है, इस चीज को आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन। वोल्टमीटर कैलिब्रेशन इज डन थ्रू। ठीक है, वोल्टमीटर कैलिब्रेशन किस तरह से आपका होता है। कैलिब्रेशन मतलब एरर डिटेक्शन। ठीक है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। कैलिब्रेशन मतलब एरर डिटेक्शन, तो वो किस तरह से डिटेक्ट होता है, कंपैरिजन कर। ठीक है, आपका जो पोटेंशियोमीटर यूज होता है ना, ठीक है, पोटेंशियोमीटर कंपैरिजन करके आप उसको मेजर करते हैं। ठीक है,
और आपका जो पोटेंशियोमीटर वो है आपका हाई डिग्री एक्यूरेसी में यूज होता है पोटेंशियोमीटर। ये चीज मतलब बहुत छोटा छोटा पॉइंट, आप इसको याद रखिए। द रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट नॉट फ्री फ्रॉम, ये सबसे आसान सवाल है आपका, क्योंकि देखिए रेक्टिफायर एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपका एसी को डीसी में प्रोवाइड करता है, ये तो आपको पता होगा। रेक्टिफायर आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको एसी से डीसी प्रोवाइड करता है। तो उसमें क्या होगा, देखिए टेम्परेचर हो या वेव शेप हो, ये तो उसमें नहीं रहेगा। सबसे ज़्यादा जो एरर रहेगा वो आपका आएगा फ्रीक्वेंसी एरर। फ्रीक्वेंसी एरर क्यों रहेगा, क्योंकि देखिए एसी आपको वेव कुछ इस तरह सा है, जब वो डीसी हो जाएगा वो किस तरह से, इस तरह से आपका आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी एरर इधर ज़्यादा आपका क्रिएट होगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज रिवर्स बाय, किस तरह से रिवर्स होगा आपका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एक सिंगल फेज मोटर में। तो उसका फिगर मैं आपको बता दूँ। देखिए अगर कोई भी इधर क्या दिया गया है, कैपेसिटर ऑन इंडक्शन मोटर, तो कैपेसिटर इंडक्शन रोड मोटर ड्रॉ कर लेते हैं। अंदर आपका रह जाएगा रोटर इस तरह सा, ठीक है। ये आपका रह जाएगा रोटर, ये आपका यूज होगा कौन सा, रनिंग वाइंडिंग, ये होगा आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये आपका होगा कैपेसिटर। कैपेसिटर रन मतलब परमानेंट कैपेसिटर, जो कि हर वक्त आपका कैपेसिटर प्लेस रहेगा किसके साथ सीरीज में रहेगा। देखिए हर तरह से इसमें सवाल पूछ सकता है, कैपेसिटर और इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर किसके साथ सीरीज होता है, वो आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्टेड रहता है। दूसरा सवाल पूछ सकता है स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग में रेजिस्टेंस ज्यादा किसका है, वो आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। लो किसका है आपका, रनिंग वाइंडिंग में। पर अगर बात करूंगा इंडक्टेंस की, इंडक्टेंस सबसे ज्यादा किसका होगा, रनिंग वाइंडिंग का, स्टार्टिंग वाइंडिंग का सबसे कम होगा। इस तरह से बहुत सारा सवाल आप पूछता रहेगा। सबसे ज्यादा टर्न किसका होगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग का, सबसे लो टर्न किसका होगा, रनिंग वाइंडिंग। हर तरह से सवाल पूछ सकता है इधर से। फिलहाल इधर आपको जो पूछा गया डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आप किस तरह से चेंज करेंगे, देखिए आप चाहे स्टार्टिंग वाइंडिंग का टर्मिनल को चेंज कीजिए, देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग का टर्मिनल चेंज कीजिए या रनिंग वाइंडिंग का टर्मिनल चेंज कीजिए। मतलब देखिए अगर मैं इस तरह सा इधर करवा लेता हूँ कुछ इस तरह सा, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगा उसका, ठीक है। अब चाहे स्टार्टिंग वाइंडिंग का टर्मिनल चेंज करवा सकते हैं या रनिंग वाइंडिंग का टर्मिनल चेंज करवा लेंगे तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपका रिवर्स हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में क्या था, इंटरचेंजिंग द टर्मिनल ऑफ द ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्या है, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग किया जाता है ना, ये आपका है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, जब बाहर कनेक्ट होता है, इसलिए आप उसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्या जाता है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग का अगर आप टर्मिनल को इंटरचेंज करवा लेंगे तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपका चेंज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 वैल्यू ऑफ द हाई वोल्टेज इज, ठीक है, मतलब हाई वोल्टेज किसका अंडर में आता है, वो है आपका 33 kV, ठीक है। लो वोल्टेज आपका पता है 220 से 240 इस तरह सा, 33 kV आपका हाई वोल्टेज, 132 तक आपका आ जाएगा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। इस तरह से आपका जो वेरिएशन होता है, ये वाला फिलहाल हर बुक में आपका वेरिएशन होता हुआ नजर आएगा आपको। फिलहाल आई रूल के हिसाब से आपका जो 33 kV वो हाई वोल्टेज है, ठीक है, आप इसको मार्क कीजिए। हाँ, पर ये जो रूल कौन सा रूल में आता है, जो 1956 इलेक्ट्रिकल रूल में कौन सा रूल में ये वाला आता है आपका हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ये सब आपका आ जाएगा रूल 51 पे। रूल 51 के अंदर ये सब आपका आ जाएगा। जिनोडायोड आर यूज्ड, ये तो सबको आना चाहिए, ये सबको आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जिनोडायोड आपका कहाँ यूज होता है, वोल्टेज रेगुलेशन में, क्योंकि वो रिवर्सली कनेक्ट होता है। मतलब एक सर्किट में आपका जिनोडायोड का सिंबल किस तरह सा होगा, इस तरह से थोड़ा सिंबल होगा, ठीक है, इस तरह से आपका सिंबल होगा, एनोड होगा, ये कैथोड होगा, पर इसको रिवर्स में कनेक्ट किया जाएगा। जनरली हम पॉजिटिव किसको देते हैं, एनोड को, नेगेटिव कैथोड को, पर इधर थोड़ा उल्टा हो जाएगा, कैथोड को पॉजिटिव देंगे, एनोड को नेगेटिव देंगे, ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन में कनेक्ट होता है और ये आपका यूज होता है वोल्टेज रेगुलेशन के पर्पज में यूज होता है। तो वोल्टेज रेगुलेटर इधर आपका सही आंसर आएगा। पेनस्टॉक आर यूज्ड इन द पावर स्टेशन, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से पेनस्टॉक कहाँ यूज होता है, ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको पता ही होगा इसका पेनस्टॉक कहाँ यूज होता है, हाइड्रो पावर प्लांट में यूज होता है, ठीक है।
पेन स्टॉक इस तरह से आएगा। मैं आपको डायग्राम करिए, भाल्व हाउस, इधर सोर्स टैंक रह जाएगा, वो पेन स्टॉक, ठीक है। थोड़ा रिमाइंड कीजिए, उसको बताया हुआ था। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है इसका सही आंसर आएगा। कुछ ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू मेजर द मीडियम रेजिस्टेंस। देखिए आपका दो जो अभी मैं बता के गया, ह्यूस्टन ब्रिज, इधर तो ऑप्शन देखा हो गया आप, पर मैं इधर आपको सारे चीज बताया था, मतलब लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए और मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए क्या क्या चीज आपका यूज होता है। इधर लिख लेता हूँ, लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए ये होगा हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। तो लो रेजिस्टेंस में आपका वोल्टमीटर एंड एमीटर मेथड यूज होता है। फिलहाल हाई रेजिस्टेंस मतलब हाई तो नहीं बोल सकते, तो मीडियम रेजिस्टेंस के लिए लेता हूँ। मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए भी आपका यूज होता है वोल्टमीटर और एमीटर यूज होता है इस तरह सा। अगर लो रेजिस्टेंस की बात करूं तो लो रेजिस्टेंस में आपका यूज होता है केल्विन ब्रिज, ठीक है। क्या यूज होता है? केल्विन ब्रिज। लो रेजिस्टेंस में आपका यूज होता है केल्विन ब्रिज, इसका यूज होता है ह्यूस्टन ब्रिज। इसका यूज होता है आपका ह्यूस्टन ब्रिज। इस तरह से आपका यूज होता है। हाँ, और एक चीज इसका यूज होता है कंपैरिजन मेथड। इसका मीडियम रेजिस्टेंस में यूज होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। लो रेजिस्टेंस में आपका यूज होता है कंपैरिजन मेथड, इसका यूज होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और एक रह गया है शायद, एक मिनट। हाँ, इसका यूज होता है सॉन टाइप। सॉन टाइप इंस्ट्रूमेंट यूज होता है आपका लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, और सीरीज टाइप इंस्ट्रूमेंट यूज होता है हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। ठीक है, आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए आपका यूज होता है वोल्टमीटर, एमीटर, केल्विन ब्रिज, कंपैरिजन मेथड, सॉन टाइप, लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। इस तरह से आप मीडियम रेजिस्टेंस की बात करूं तो वोल्टमीटर, एमीटर, ह्यूस्टन ब्रिज, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सीरीज टाइप इंस्ट्रूमेंट आपका यूज होता है मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। ठीक है, तो इस फिलहाल तो इसका डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। डैश हैज द लीस्ट रेंज ऑफ द स्पीड कंट्रोल। इन चारों में से सबसे मतलब लेस रेंज का स्पीड कंट्रोल कौन करता है? तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, आपका सिंक्रोनस मोटर आपको पता होगा कि कांस्टेंट स्पीड है उसका। सिंक्रोनस मोटर आपका पता ही कोई कांस्टेंट स्पीड है, पर ये हर चीज बस याद कीजिए, उसका स्पीड रेगुलेशन होना बहुत मुश्किल है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी वेरिएशन करके। मतलब आपका जो फॉर्मूला है ना, NS = 120 F/P, ये जो फॉर्मूला है ना, सिर्फ फ्रीक्वेंसी वेरिएशन हो या पुल चेंजिंग हो, ठीक है, सिर्फ इसको वेरिएशन करके आप उसका स्पीड वेरिएशन करवा सकते हैं। पर उसका स्पीड वेरिएशन होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो हर वक्त आपका कांस्टेंट स्पीड में ही रहता है। अगर थोड़ा सा भी स्पीड वेरिएशन होगा ना, थोड़ा सा भी, मतलब स्लिप का फॉर्मूला क्या है? S = सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड बटा सिंक्रोनस स्पीड, NS - NR / NS, ठीक है, स्लिप का फॉर्मूला। तो ये हर वक्त आप याद रखिए कि आपका सिंक्रोनस मोटर में आपका स्लिप का वैल्यू जो है 0 है। सिंक्रोनस मोटर में आपका स्लिप का वैल्यू 0 है। अगर आपका कोई भी स्पीड के अंदर थोड़ा भी डिफरेंस हो जाएगा ना, तो उधर आपका स्लिप जनरेट हो जाएगा। अगर स्लिप जनरेट होगा, मोटर सडनली आपका स्टॉप हो जाएगा इधर, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका लिस्ट रेंज ऑफ द स्पीड कंट्रोल कौन सा है? सिंक्रोनस मोटर, सही आंसर है आपका। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एम्पियर सेकंड इज द यूनिट? ये तो सबसे आसान सवाल है। एम्पियर सेकंड किसका यूनिट है? वो है आपका चार्ज का। चार्ज Q = IT, ये तो सुना होगा ये वाला फॉर्मूला के बारे में। Q = IT। I कौन सा है? I का यूनिट मतलब करंट का यूनिट कौन सा है? एम्पियर। टाइम का कौन सा है? सेकंड। तो एम्पियर सेकंड किसका यूनिट हुआ? चार्ज का यूनिट हुआ। डिफ्यूजन करंट फ्लो ओनली इन, डिफ्यूजन करंट कहाँ फ्लो होता है? देखिए, तो इस मतलब डिस्कशन क्लास में
ज़्यादा डिफाइन करके ये सब बता नहीं सकता मैं। अगर आपको जानना है तो प्लेयर लिस्ट को जाइए, उधर बहुत अच्छे तरह से आपको समझाया गया है सेमीकंडक्टर के डिवाइस, उसका जंक्शन के बारे में हर तरह का आपको समझाया गया है। आप उधर जाके चेक कर लीजिए। देखिए डिफ्यूजन करंट कहाँ फ्लो होता है, और सिर्फ सेमीकंडक्टर में ही फ्लो होता है। डिफ्यूज होके उधर करंट फ्लो होता है क्योंकि 2 लेयर होगा उधर, ठीक है। जब आप सप्लाई देंगे कंडक्शन करके, वो कंडक्शन किस तरह से करेगा, डिफ्यूजन मेथड से ही वो कंडक्शन करके फ्लो होगा, ठीक है। A rheostats differ from the potentiometer in respect that। तो रियोस्टेट और पोटेंशियोमीटर में ज़्यादा मतलब डिफर क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रियोस्टेट एक वेरिएबल डिवाइस है, पोटेंशियोमीटर भी एक आपका वेरिएबल डिवाइस है, दोनों ही आपका एक वेरिएबल डिवाइसेस है। तो इनमें से अगर मैं बात करना चाहूँ तो हायर वाटेज रेटिंग ही सिर्फ डिफर करता है। रियोस्टेट पोटेंशियोमीटर से किस लिए डिफर है, क्योंकि वो आपका हायर वाटेज रेटिंग है, सिंपल सी बात है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर और वेरिएबल रेजिस्टेंस दो, मतलब आपका जो रियोस्टेट है वो दोनों वेरिएबल डिवाइसेस है, इसमें तो आपको कोई तकलीफ नहीं है जानने में। पर डिफर किस में होता है, आपका रियोस्टेट जो है हायर वाटेज रेटिंग है किससे, पोटेंशियोमीटर से। उसके बाद आपका दिया गया है ए रेसिप्रोकेटिंग पंप व्हिच रिक्वायर द स्टार्ट अंडर लोड द लोड विल नीड। देखिए रेसिप्रोकेटिंग पंप में देखिए ये सारे चीज एप्लीकेशन में है, आपको एप्लीकेशन में बारे में जानना चाहिए, कौन मतलब आपका कहाँ कौन सा जगह में कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपका मतलब कौन सा मोटर आपका यूज होता है। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप आपका यूज होता है डबल स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में, आपका यूज होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो डबल स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर बार बार ये सवाल आता है डबल स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में, इसका 2 बार रहता है, एक रहता है वो इनर बार, एक रहता है आउटर बार, 2 बार है फिलहाल डबल स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का। तो देखिए सवाल इसमें आता है कि डबल स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में इनर बार का रेजिस्टेंस कितना है। लेकिन इधर लिख लेता हूं इनर बार का रेजिस्टेंस लो, ठीक है, हाई इंडक्टेंस हाई। इस तरह से अगर मैं आउटर जो डबल स्क्वायर केज मोटर का आउटर केज के बारे में अगर बात करूं तो आउटर केज में क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस लो इंडक्टेंस। ये वाला सवाल पूछना ही पड़ेगा अगर डबल स्क्वायर केज मोटर के बारे में कोई भी सवाल हो। देखिए इस तरह सा सवाल आपका इंक्लूड ही रहेगा उसमें, ठीक है। तो इसको आप फिलहाल नोट कर लीजिए। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एमीटर एंड वोल्टमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। एमीटर और वोल्टमीटर कौन मतलब इन चारों में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो एमीटर और वोल्टमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है, वो है आपका ओम मीटर। सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए जो ओम मीटर आपका यूज होता है सीरीज में कनेक्शन होता है। अगर कोई डाउट है आप इंस्ट्रूमेंट चैप्टर में भी देख सकते हैं, फिलहाल मैं उसके इंस्ट्रूमेंट चैप्टर का भी एक स्पेशल वीडियो में बनाने वाला हूँ, तो आप कोई मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेने, सब आसानी से सोल्यूशन हो जाएगा आपका। When the damping of the instrument is adjusted to enable the point to rise quickly to the deflection position without overshooting, ठीक है, डिफ्लेक्ट होके उसका फाइनल पोजीशन पहुंच जाए उधर ओवरशूटिंग, ठीक है, उस डैम्पिंग को क्या कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग के बारे में आपको समझ में होगा, अगर ऑप्शन में क्रिटिकल डैम्पिंग होगा तो आप आसानी से क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा वेरिएशन होता है, डेड वेट दिया गया है इधर, कोई ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है, डेड वेट और क्रिटिकल डैम्पिंग दोनों ही सेम है, ठीक है, इसलिए डेड वेट होगा आपका सही आंसर इधर। मोशन ऑफ चार्ज कैरियर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, देखिए चार्ज कैरियर का मोशन में जो देखिए ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप इस तरह से टर्म सुनेंगे, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब किस तरह से ड्रिफ्ट ऑफ, जब आपका एक कंडक्टर में करंट फ्लो होना शुरू होता है, आपका इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन जब मोशन पे आएगा आप उसका करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो इस तरह सा सवाल क्या दिया गया है, मोशन ऑफ चार्ज कैरियर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, ठीक है, उसको ड्रिफ्ट ही बोलते हैं। वन रोटरी कन्वर्टर इज ए सिंगल मशीन विथ, ठीक है, रोटरी कन्वर्टर, फिलहाल उसका अगर फिगर करवा दूंगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे रोटरी कन्वर्टर किस तरह से आपका होगा, 1 आर्मेचर और 1 फील्ड,
देखिए रोटरी कन्वर्टर आपका कुछ इस तरह से आपको देखे होंगे। ठीक, इस तरह सा इधर कम्यूटर लगा होगा इस तरह, ये होगा आपका आर्मेचर, इधर आपका रहेगा फील्ड कुछ इस तरह सा। ये आपका आ जाएगा फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। ये आपका कोर रहेगा अंदर, इधर आपका रहेगा फील्ड वाइंडिंग, ये रहेगा फील्ड वाइंडिंग, मतलब ये मतलब कट व्यू है आपका आर्मेचर का। ये आपका होगा योक, ये होगा आपका फील्ड वाइंडिंग, ये तो आपका फिलहाल आर्मेचर, ये आपका इधर कम्यूटेटर लगा हुआ होगा इधर, ठीक है। इधर से आपका ब्रोस के थ्रू से आउटपुट को डीसी सप्लाई किया होगा, सप्लाई इनपुट का आया होगा, इस तरह से आपका इनपुट रहेगा इधर, ठीक है। इधर आपका इनपुट रहेगा। देखिए एक आर्मेचर और एक वाइंडिंग, एक वाइंडिंग मतलब सिर्फ नहीं कि एक ही वाइंडिंग होगा, उधर पेयर ऑफ वाइंडिंग, मतलब एक नॉर्थ पोल होना चाहिए और एक साउथ पोल होना चाहिए। दोनों वाइंडिंग होने से ही आपका एक मैग्नेटिक पाथ जो है आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। इसलिए बोला गया है एक ही वाइंडिंग, मतलब ये रहेगा आपका एक वाइंडिंग मिला के, ये रहेगा आर्मेचर। एक आर्मेचर और एक वाइंडिंग रहता है आपका रोटरी कन्वर्टर में। इस फिगर को याद कर लीजिए, एक ही बार में आप याद रख लेंगे इसको। द पोटेंशियल बैरियर ऑफ द सिलिकॉन डायोड। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन बहुत जरूरी है आपके लिए, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास कीजिए, बहुत अच्छा तरह से समझाया गया है उधर। तो फिलहाल इधर मैं बता देता हूँ आपको कि सिलिकॉन डायोड का आपका जो पोटेंशियल बैरियर जो है वो है आपका 0.7, सिलिकॉन का है आपका 0.7 वोल्ट और जर्मानियम आपका है 0.3 वोल्ट, ठीक है। जर्मानियम का है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन का है 0.7 वोल्ट, ठीक है। और इसमें से और एक सवाल गिरता है कि सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट और जर्मानियम का 0.3 वोल्ट क्यों रहता है। दोनों का तो आउटर मोस्ट में 4 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, पर सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट और जर्मानियम का 0.3 वोल्ट क्यों होता है? क्योंकि लोअर एटॉमिक नंबर का ब्रेकडाउन वोल्टेज सबसे ज्यादा होता है। ये याद रखिए, लोअर एटॉमिक नंबर का ब्रेकडाउन वोल्टेज सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। तो सिलिकॉन का कितना है 14 2 रहेगा फर्स्ट ऑर्बिट में, उसके बाद 8 रहेगा सेकंड ऑर्बिट में और 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहेगा। तो वो एक सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टी होने का क्या जरूरत है, उसका आउटर मोस्ट में 4 ही इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए आपका, ठीक है। तो सिलिकॉन और जर्मानियम को अगर मैं कंपेयर करूं तो सिलिकॉन होगा लोअर एटॉमिक नंबर, तो लोअर एटॉमिक नंबर का ब्रेकडाउन वोल्टेज सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। एक कम्यूटेटिंग रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ द कम्यूटेटर ड्रिवन बाय, ठीक है। एक कम्यूटेटिंग रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ ए कम्यूटेटर, किस तरह से वो ड्रिवन होता है? वो होता है आपका एक सिंक्रोनस मोटर के थ्रू से, क्योंकि आपका जो हम बोलते हैं रोटरी कन्वर्टर जो है, ठीक है, वो कंसिस्ट रहता है आपका एक सिंक्रोनस मोटर और डीसी जनरेटर। आपका जो रोटरी कन्वर्टर है वो कंसिस्ट रहता है एक सिंक्रोनस मोटर और डीसी जनरेटर। आप इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। तो फिगर फाइव से लिख लेता हूँ। रोटरी कन्वर्टर किसको किसको लेकर रहता है? एक रहता है आपका सिंक्रोनस मोटर एंड डीसी जनरेटर का एक कॉम्बिनेशन होता है आपका रोटरी कन्वर्टर, ठीक है। तो इधर का एक कम्यूटेटिंग रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ द कम्यूटेटर इज ड्रिवन बाय ए सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर के थ्रू से ड्रिवन होगा, आउटपुट डीसी जनरेटर की तरफ देगा, क्योंकि आउटपुट को डीसी सप्लाई ही देता है ना आपको। तो चलते आगे। द रोटर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज एंड 1440 आरपीएम इंडक्शन मोटर
रोटर फ्रीक्वेंसी, फिलहाल आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है एफ ऑफ आर इक्वल टू एस एफ। देखिए, जब आपको कोई भी प्रॉब्लम गिरा हुआ है तो प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा नहीं सोच के सिर्फ ये देखिए क्या पूछा गया है इसमें। देखिए, एफ ऑफ आर के बारे में पूछा गया है तो आपको निकालने का क्या है? स्लीप और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी देखिए फिलहाल इधर दिया गया है आपका, तो फ्रीक्वेंसी का दिया, निकालने की जरूरत क्या है? स्लीप। तो स्लीप का फॉर्मूला क्या है? एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर डिवाइड बाई एन एस। तो स्लीप आपका निकल जाएगा। तो इसमें से देखिए एन एस दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है? एनआर दिया गया है आपका जो 1440 आरपीएम दिया है और रोटेटिंग स्पीड है उसका। तो एनएस कैसे निकालेंगे? एनएस इज इक्वल टू 120 एफ बाई पी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो दिया गया है, पोल भी दिया गया है, आप आसानी से इसमें निकाल सकते हैं। तो पहले आप एनएस निकाल लीजिए, मतलब नीचे से ऊपर की ओर स्टेप वाइज करते हुए जाएंगे। तो एनएस किस तरह से निकालेंगे? 120, फ्रीक्वेंसी दिया गया है आपका 50, पोल कितना दिया गया है आपका 4। मतलब अब इसको अगर आप सोल्यूशन करेंगे तो 1500 ही आपका आएगा, 1500 आरपीएम आपका आंसर आएगा। तो एनएस आपका निकल आया कितना? 1500 आरपीएम। एनआर आपका दिया गया है कितना? 1440 आरपीएम। तो आप अगर उसका सोल्यूशन करेंगे तो आप अगर उसका सोल्यूशन करेंगे किस तरह से करेंगे? एनएस इज इक्वल स्लीप इज इक्वल टू एनएस का वैल्यू कितना दिया गया है आपका? 1500 माइनस एनआर का कितना दिया गया है? 1440 डिवाइड बाई 1500। तो फिलहाल आपका आ जाएगा 0.04%, या इसको कन्वर्ट नहीं करके आप ये भी लिख सकते हैं 1/25 भी लिख सकते हैं। तो अब आएगा आप रोटर फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला पर, एफ ऑफ आर इक्वल टू एस एफ। स्लिप आपका कितना आ गया? 1/25। फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया है? 50। तो कितना हो जाएगा रोटर फ्रीक्वेंसी आपका? 2 हर्ट्ज। सिंपल सी बात। ठीक है, इस तरह से स्टेप वाइज में क्या हो, आपको अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका हैंड स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगा और आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। रोटरी कन्वर्टर ऑपरेटेड एट ए। ठीक है, आपका रोटरी कन्वर्टर किस तरह से ऑपरेटर होता है? वो ऑपरेट होता है हाई पावर फैक्टर में। ठीक है, इसका समझाएंगे कैसे ये तो नहीं है, पर यह एक एक चीज जो है आपको रट लेना चाहिए कि रोटरी कन्वर्टर आपका हाई पावर फैक्टर में ऑपरेटेड होता है। स्वीट गैस, ठीक है, स्वीट गैस फिलहाल तो बता देता हूँ, ये एक नेचुरल गैस है स्वीट गैस। ठीक है, वो किस में से फ्री है? वो है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। स्वीट गैस जो है आपका फ्री कौन किस में से है? आपका हाइड्रोजन सल्फाइड से फ्री होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं आपको पहले से बताया कि आपका स्वीट गैस जो है एक आपका नेचुरल गैसेस है। तो नेचुरल गैसेस में अगर आपका टॉक्सिक गैस प्रेजेंट रहेगा तो ये किस तरह सा, ये तो मतलब नेचुरल नहीं रहेगा ना। अगर नेचुरल गैस में टॉक्सिक इंक्लूड रहेगा वो किस तरह से आपका नेचुरल गैस है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये एक टॉक्सिक गैस है। ठीक है, वो आपका इंक्लूड नहीं रहेगा आपका नेचुरल गैसेस में। तो चलते आगे। द रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर इज लीस्ट अफेक्टेड बाय द चेंज इन फ्रीक्वेंसी एट। ठीक है, आपका जो रेगुलेशन होता है, ठीक है, जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो जो है वो लीस्ट इफेक्टेड होगा आपका यूनिटी पावर फैक्टर में। यूनिटी पावर फैक्टर में ही आपका सबसे कम मतलब रेगुलेशन कम होगा, नहीं तो आपका देखिए लैगिंग में आपका वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला है देखिए, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बाई फुल लोड वोल्टेज, जो ये जो फॉर्मूला है आपका। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है, ये जो नेगेटिव होता है ना ये कुछ इस तरह से रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से रहता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव केस किस में आएगा? आपका लैगिंग पावर फैक्टर में आपका आएगा वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव केस आएगा, और नेगेटिव केस आएगा आपका वोल्टेज रेगुलेशन मतलब लीडिंग पावर फैक्टर में आपका आएगा नेगेटिव, और लैगिंग पावर फैक्टर में आपका आएगा वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव। ठीक है, इसको भी आप मार्क कर लीजिए। इस तरह से आपका सवाल गिरता हुआ रहेगा। तो फिलहाल आज का जो सवाल होगा ये डिस्कशन कर चुके हैं, तो मिलते हैं हम अगले क्लास में।
आपको पहले ही बताया हूँ, अभी बताता हूँ, आप आपके दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल तो एग्जाम अटेंड करने के लिए आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जाम अटेंड करके इसको अटेंड करने से ज़्यादा ही मज़ा आएगा आपको सोल्यूशन करने में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय जगन्नाथ, जय भारत।